आपकी अनुमति से आरंभ किया जाए। सबसे पहले विनीत जी एक वीडियो दिखाएंगे आपको और उसके बाद एक छोटा सा स्व मोटो है। उसके बाद फिर जो आपके सवाल हैं उनकी जवाब देने की मैं चेष्टा करूंगा। हुआ है न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए हैं। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। 15-16 जून 2020 की रात को भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करते हुए हमारे 20 जवान गलवान घाटी में शहीद हो गए। एक बार फिर से हम उनको नमन करते हैं और उनकी जो शहादत थी, जो वो वीरगति को प्राप्त हो गए, उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये जो बयान आपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभी देखा, ये आज से ठीक 3 वर्ष पहले 19 जून 2020 को यही समय था। कोविड का कहर पूरे विश्व पे छाया हुआ था और एक सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री ने ये वक्तव्य दिया कि ना वहाँ कोई हमारी सीमा में घुस आया है, ना ही कोई पोस्ट दूसरे के कब्जे में है। ये जो बयान था प्रधानमंत्री का, ये सीधे सीधे तौर पर विदेश मंत्री श्री जयशंकर का 17 जून 2020 का जो बयान था उसके विपरीत था। विदेश मंत्री श्री जयशंकर ने और उससे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ तौर पे ये बात कही थी कि गलवान में जो वारदात हुई वो इस कारण से हुई थी क्योंकि चीनियों ने घुसपैठ करके भारत की सीमा में एक टेंट लगाने की कोशिश की थी। और ये बयान विदेश मंत्री ने, चीन के जो विदेश मंत्री थे या हैं वांग ही, उनसे बात करने के बाद ये बयान दिया था। हम ये सारा घटनाक्रम इसलिए दोहरा रहे हैं क्योंकि अगर कोई घुसपैठ हुई ही नहीं थी, अगर चीन की सेना 20 जून 2020 को भारत की सीमा में एक टेंट लगाने की कोशिश की थी, अगर चीन की सेना 20 जून 2020 को भारत की सीमा में एक टेंट लगाने की कोशिश की थी, तो 20 जून 2020 को भारत की सीमा में एक टेंट लगाने की कोशिश की थी, तो 20 जून 2020 को भारत की सीमा में एक टेंट लगाने की कोशिश की थी, तो 20 जून 2020 को भारत की सीमा में एक टेंट लगाने की कोशिश की थी, तो 20 जून 2020 को भारत की सीमा में एक टेंट लगाने की कोशिश की थी, तो 20 जून 2020 को भारत की सीमा में एक टेंट लगाने की कोशिश की थी, तो 20 जून 2020 को भारत की सीमा में एक टेंट लगाने की कोशिश की थी, तो 20 जून 2020 को भारत की सीमा में एक टेंट लगाने की कोशिश की थी, तो 20 जून 2020 को भारत की सीमा में एक टेंट लगाने की कोशिश की थी, तो 20 जून 2020 को भारत की सीमा में एक टेंट लगाने की कोशिश की थी, तो 20 जून
भारत की सरजमी में घुसी ही नहीं थी, तो फिर ये बात बहुत आश्चर्यजनक है कि 5 सितंबर 2020 को रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने मॉस्को में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साइडलाइंस के ऊपर 2.5 घंटे की मुलाकात जो चीन के रक्षा मंत्री थे उस समय उनके साथ ये 2.5 घंटे की मुलाकात मॉस्को में क्यों की। उसके ठीक 6 दिन बाद 11 सितंबर 2020 को मॉस्को में रशिया इंडिया चाइना ट्राइलैटरल के साइडलाइंस के ऊपर विदेश मंत्री श्री जयशंकर ने फिर 1.5 घंटे की मुलाकात चीन के जो विदेश मंत्री थे उनके साथ जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे परिस्थिति थी उसके बारे में बातचीत करने के लिए वो मुलाकात की। इस 3 वर्ष में 18 बार भारत और चीन के जो सेना के कमांडर्स हैं लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के ऊपर 18 बारी बॉर्डर टॉक्स हुई। अभी 1 जून 2023 को जो 27वीं बैठक थी वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स, इसको बंद करना पड़ेगा यार, हाँ, ये 1 जून 2023 को उसकी 27वीं बैठक हुई। तो अगर कोई घुसपैठ हुई ही नहीं थी, अगर ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं थी, तो ये जो पिछले 3 वर्ष से निरंतर और लगातार अलग अलग स्तर के ऊपर, मिलिट्री के स्तर के ऊपर, विदेश मंत्रालय के स्तर के ऊपर, मंत्रियों के स्तर के ऊपर ये जो वार्तालाप चीन के साथ चल रहा है, तो इसकी सच्चाई क्या है। और ऐसा नहीं कि ये चीन की घुसपैठ को लेकर चिंता सिर्फ विपक्ष ने जताई थी। सितंबर 2019 में मुझे याद है कि भाजपा के जो अरुणाचल प्रदेश से सांसद हैं श्री तापिर गाव, एक समय हमारे NSUI और युवा कांग्रेस के साथी हुआ करते थे, उन्होंने 4 सितंबर 2019 को ये बात कही कि चीन ने एक पुल चगलाम गांव में अंजाव जिले में भारत की सीमा के 60-70 किलोमीटर अंदर बनाया है। और अगर मुझे ठीक तरह से याद आ रहा है, उन्होंने संसद में भी इस बात को दोहराया था कि वहां से जो मैकमोहन लाइन है वो 100 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है। उसके बाद जब गलवान की त्रासदी हुई 17 जून 2020 को तापिर गांव ने फिर ये कहा कि 2017 में चीन ने अपर सियांग जिले में अरुणाचल प्रदेश में भारत की सीमा के अंदर एक सड़क बनाई थी। इस बात को 2020 में इसी मंच से, उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वर्चुअल हुआ करती थी, जब कांग्रेस पार्टी ने उठाया तो एक ऑनलाइन मैगजीन को इंटरव्यू में तापिर गाव ने ये बात कही कि जो मैंने चीन की घुसपैठ को लेकर चीजें सार्वजनिक की थी
मैं 100% उसके ऊपर खड़ा हूं। और उन्होंने आगे ये कहा कि PLA had intruded into Ashfila, Upper Subansiri district, Andrilla Valley, north of Ananai in Dibang Valley, और चगलाम जिसकी बात उन्होंने पहले कही थी। 3 वर्ष बीत गए। जो LAC के ऊपर तनाव है, नियंत्रण रेखा के ऊपर, वो उसी तरह से बरकरार है। और समय आ गया है कि सरकार से कुछ सीधे सीधे प्रश्न पूछने का। हमारा पहला प्रश्न ये है कि क्या ये बात सही है जो लेह लद्दाख की SSP ने, और मैंने इस बात का जिक्र इसी मंच से पहले भी किया था, कि जो DGP और IGPs की कॉन्फ्रेंस होती है, उसको एक पेपर सबमिट किया था उन्होंने, जिसमें यह कहा था कि जो 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं LAC के ऊपर, नियंत्रण रेखा के ऊपर, 26 ऐसे पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं जहां पर भारत की जो सेना है वो जा नहीं पा रही है। इंडिया हैज लॉस्ट एक्सेस टू 26 ऑफ दो 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स। सरकार की तरफ से इसके ऊपर पिछले 6 महीने से एक भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। हम NDA भाजपा सरकार से, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से यह पूछना चाहते हैं कि क्या यह बात सही है जो लिखित रूप में लेह और लद्दाख की SSP ने कही है कि 26 ऐसे पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं LAC के ऊपर जहां भारत की फौज नहीं जा पा रही, मई 2020 के बाद। दूसरा सवाल हम उनसे यह पूछना चाहते हैं कि क्या यह बात सही है कि जहां जहां पे डिसएंगेजमेंट हुआ है, खासकर गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स में, जो बफर जोन्स बने हैं, वो बफर जोन्स जो हमारी परसेप्शन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, उसके भीतर बने। तीसरा सवाल जो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या ये बात सही है जो एक पूर्वी भारत के अखबार में छपी थी और जिसका खंडन नहीं किया गया है, कि जो मिलिट्री टू मिलिट्री टॉक्स हो रही हैं उसमें चीन की तरफ से यह मांग रखी गई है कि डेप्सैंग प्लेन्स में 20 से 25 किलोमीटर का बफर जोन, जो भारत की परसेप्शन है LAC की, उसके भीतर बनना चाहिए। हमारा अगला सवाल यह है कि भूटान में एक जगह है अमुची, जो झांपरी रिज को, जो सिलीगुड़ी के चिकन नेक को देखता है, उसको एक ऑल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड करता है। क्या उसके ऊपर जो चाइनीज बिल्डअप हो रहा है, क्या वो भारत सरकार के संज्ञान में है? पिछले 3 वर्ष से निरंतर और लगातार खबरें आती रही हैं कि अनप्रेसिडेंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर बना रहा है। भारत उसको रोकने के लिए क्या कदम उठा रहा है? सरकार को इसके ऊपर साफ तौर पर स्पष्टीकरण देना चाहिए।
हम सरकार से आगे ये पूछना चाहते हैं कि मई 2020 से लेकर आज जून 2023 हो गया, क्यों भारत की संसद में या रक्षा मंत्रालय की जो संसदीय स्थायी समिति है या रक्षा मंत्रालय की जो कंसल्टेटिव कमेटी है, उसमें एक भी बार चीन पे चर्चा क्यों नहीं हुई? ऐसा क्या कारण है कि जितने सवाल चीन को लेकर या एलएसी को लेकर या एलएसी के ऊपर जो परिस्थिति है उसको लेकर पूछे जाते हैं, उनको पार्लियामेंट का सेक्रेटेरिएट एडमिट क्यों नहीं करता है? 66 सवाल तो मेरे हैं, which have not been entertained on some speculative grounds of national security. और बाकी भी बहुत सांसद हैं जिनके सवालों का यही हश्र हुआ है। अभी अभी कुछ दिन पहले जो अमेरिका के राजदूत थे भारत में, केनेथ जस्टर, उन्होंने एक चलचित्र पे इंटरव्यू में यह बात कही कि जो भारत और अमेरिका की जॉइंट स्टेटमेंट है या क्वाड की जॉइंट स्टेटमेंट है, उसमें चीन की तीव्र प्रतिक्रिया नहीं होती, तीव्र निंदा नहीं होती, क्योंकि भारत नहीं चाहता है। India does not want to poke China, if I remember the exact words correctly. तो इस परिस्थिति में एक बहुत गंभीर सवाल पैदा होता है और ये हमारी मांग है। हम पहले भी एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते इसको दोहरा चुके हैं कि क्या जो मॉनसून सत्र आ रहा है संसद का, उसमें विस्तार पूर्वक चीन पे चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है कि नहीं? हमारी मांग है कि एलएसी के ऊपर जो परिस्थिति है उस पे एक व्यापक चर्चा भारत की संसद में होनी चाहिए। दूसरी हमारी मांग है कि एक श्वेत पत्र जारी किया जाना चाहिए कि पिछले 3 वर्ष में जो एलएसी के ऊपर घटनाक्रम हुआ है उसकी सच्चाई क्या है, उसके ऊपर एक विस्तार पूर्वक व्हाइट पेपर जारी करने की जरूरत है। ये सवाल इसलिए खड़े होते हैं और इसीलिए उस वीडियो से हमने आज की प्रेस की को इस क्लीन चिट दी है, उसके कारण ऐसा तो नहीं हुआ है कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर से जो भारत की सरजमी है वो कब्जे में है और हम उसको वापस नहीं ले पा रहे। Has the China undermined and supported India's national? सीधे सवाल हैं और हमारी कुछ, और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार के ऊपर से, सरकार की तरफ से एक जिम्मेदार प्रतिक्रिया इसके ऊपर आनी चाहिए। I don't think there's a need to repeat it in English. We'll straight go to the questions. If there are any questions on China, we'll take it first and then we'll go to the rest of the questions. Firstly, Manipur issues also related to Northeast, but before coming to that,
in the upcoming session? How do you propose to take it up? Because repeatedly the opposition's demand for discussion or any statement has failed. So is there going to be a change of strategy, or how do you intend to take it? September of 20 opposition actively demanding a China advisory committee in both the houses and the Sabha floor leaders, but we have stonewalled chances since and the given amount of latitude to the government. The time that we very forceful demand that there should be a threadbare discussion on the situation on the line of actual control in the upcoming monsoon session of Parliament. And insofar as how do we intend to press that demand is concerned, well, you'll have to wait till the Parliament session starts. देखिए, ऐसा है कि पिछले 36 महीने में समय समय पर ऐसी खबरें छपती रही हैं जो सामरिक मामलों के विशेषज्ञ हैं, जो उनका मूल्यांकन करते हैं, वो लिखते रहे हैं कि परिस्थितियां वो नहीं हैं जो सरकार दर्शाना चाहती है। और इसलिए एक जिम्मेदार लंबा समय, क्योंकि हम सरकार में भी रहे हैं, हम कोई राष्ट्रीय सुरक्षा को राजनीतिक फुटबॉल नहीं बनाना चाहते थे। पर इसके साथ साथ ये अति आवश्यक है कि मुल्क को जो एलएसी की सच्चाई है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और इसलिए हम कोई दोषारोपण नहीं कर रहे हैं, हम बहुत ही जो जायज सवाल हैं वो सवाल उठा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इन सवालों के ऊपर सरकार साफ साफ तौर पर मुल्क को भरोसे में लेगी और जो सच्चाई है उसको उजागर करेगी। और इस देश की एक परंपरा रही है, 1962 में जब चीन के साथ हम युद्ध लड़ रहे थे, स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कहने पर 7 नवंबर से लेकर 15 नवंबर 1962 तक लोकसभा और राज्यसभा में व्यापक चर्चा हुई थी। 165 लोग उसमें बोले थे और हमने सरकार को यह भी कहा है कि अगर संसद में चर्चा होगी तो जो हमारा नेशनल रिजॉल्व है कि हम भारत की सरजमीन के साथ किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो जो संदेश है, दो टुक संदेश बहुत ही साफ तौर पर दुनिया को जाएगा। और उसका हमने उदाहरण भी दिया था कि 1993 में और 2012 में इसी संसद ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया था कि द ओनली अनफिनिश्ड बिजनेस ऑफ पार्टीशन इज द रिक्लेम ऑफ दोज लैंड्स इलीगली ऑक्युपाइड पाकिस्तान इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये सोचना कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर या सामरिक परिस्थिति के ऊपर अगर कोई बहस हो गई तो वो तू तू मैं बदल जाएगी, ये सरकार की गलत सोच है।
और अगर ऐसी बहस होती है और हम इसके ऊपर इंसिस्ट करेंगे तो एक संदेश जाएगा कि जहां तक भारत की एकता और अखंडता का सवाल है, भारत की प्रभुसत्ता का सवाल है, हर भारतीय और हर भारतीय राजनीतिक दल इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। या So the issue has anyhow become political because Rahul Gandhi overseas or within the country had raised the issue of China many a times. But in reply to that, whenever asked from S. Jaishankar or Nirmala Sitharaman in that matter, they have said that Rahul Gandhi had earlier meetings with Chinese ambassador as well, and he should first learn the lessons, or he's giving lectures of what the Chinese ambassador always says. How do you respond to such comments made by the External Affairs Minister earlier in the past? Well, I would not even want to dignify such drivel with a response. I would expect that responsible ministers of the government of India, when they articulate on something as sensitive as China and on issues with regard to the line of actual control raised by responsible and senior opposition leaders, would react in a manner which is both responsible and sensitive. So therefore, this drivel which has just been articulated, I don't even think dignifies a response and perhaps does great disservice to the cause of India's national security. सर, गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है और उन्होंने पुरस्कार लेने की बात कही है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम उसका जो राशि है, पैसा है, वो नहीं लेंगे। कांग्रेस की ओर से कहा गया कि उनको इनाम देना, ये वाला एक तरीके से सावरकर और गोडसे को इनाम देना है। तो क्या कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक लाइन है, क्योंकि आपके मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने ट्वीट किया है? और सर, इसी में ऐड करते हुए भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये कांग्रेस की हिंदू विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। इसी में भी है सर, पाकिस्तान को खुश करने के लिए बयान दिया गया है। नहीं, आप सहमत हैं कि नहीं, पहले तो पूछ लीजिए। देखिए, जहाँ तक पहले बयान का तल्लक है, सम्मानित श्री जयराम रमेश जी ने जो भी प्रतिक्रिया दी है, ना ही मैं उसमें कुछ जोड़ूंगा और ना ही उससे कुछ घटाऊंगा। I have nothing to add or subtract to what the chairperson of the Communications Department of the All India Congress Committee articulated. The second, and so therefore you've brought to my attention. I would try and find out what exactly is the context, and if at all such a statement has been given, and we'll come back to you with a response. I have nothing further to add or subtract to what the chairperson of the Communications Department, Mr. Jairam Ramesh, has articulated. Yes. मेरे को जो कहना था मैंने कह दिया है. If there is any other question, we are willing to entertain it. Gita Press is a very old and established publishing house. To call it communal, Bhagavad Gita they have printed and crores of people are reading it. So is it necessary for Mr. Jairam to take up the issue of anything and everything that BJP does as being anti-Hindu and of being pro-Hindu and taking up the communal line? Do you think that Mr. Jairam Ramesh has sort of got to look at his own facts in the face?
Well, I have nothing further to add or subtract to what Mr. Jairam Ramesh has articulated. एक सवाल मैं भी पूछ लूं मनीष जी नहीं वो नहीं मेरा सवाल मनीष जी एक सवाल पहला सवाल तो ये है कि आम आदमी पार्टी के जो कन्वीनर हैं अरविंद केजरीवाल कल गए थे राजस्थान उन्होंने वहाँ कहा कि अशोक गहलोत नीच हरकत करते हैं और बेचारा सचिन पायलट कहता है कि भ्रष्टाचार की जांच करो तो वो कहते हैं वसुंधरा राजे मेरी बहन है मैं कैसे जांच करूंगा। तो इस तरह के तल्ख जो बयान वो दे रहे हैं आपकी पार्टी को और जस्ट बिफोर 23rd मीटिंग, तो इसका मायने क्या है, मतलब क्या। और दूसरी बात है आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा सरकार पूरी जिम्मेदारी से उम्मीद करते हैं कि जवाब देगी कि चीन को लेकर क्या स्थिति है। तो हम लोग भी उम्मीद करते हैं गीता प्रेस वाले पर पूरी जिम्मेदारी से आप जो है उस कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। अगर कुछ डिलीट ऐड नहीं करना है तो उनका बयान इसका मतलब एज इट इज है और उनका बयान ही पार्टी का बयान। देखिए, जहाँ तक आपके प्रश्न का संदर्भ है, मैं उसके बारे में बहुत ही विस्तृत प्रतिक्रिया दे चुका हूँ। और जहाँ तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, देखिए आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश भी गई थी, आम आदमी पार्टी कर्नाटका भी गई थी। तो जो उनका वहाँ पे हश्र हुआ है वो आपके सामने है। देखिए, बुनियादी बात यह है कि आपने एक अहम प्रश्न उठाया है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं या जो ऐसी पार्टियां हैं जिनका एक दो प्रदेशों में वर्चस्व है, अगर वो सब लोग ये चाहते हैं कि 2024 में जो विपक्ष है वो इस देश के सामने एक विकल्प प्रस्तुत करे, तो उस विकल्प का क्या स्वरूप होना चाहिए, उसके ऊपर रचनात्मक तौर पर उनको इंट्रोस्पेक्शन करने की, आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है। मैं उसी पे छोड़ देता हूँ। और सवाल है मनीष जी। Has the Congress party, is it yet to take a stand on whether or not it will support the ordinance against the Delhi government that Mr. Kejriwal has been seeking support against? It's supposed to come up in the opposition meet on the 23rd. Well, we'll cross the bridge when we come to it. Parliament is still a way off. And as I said, this briefing today was focused on raising perhaps the most important question that this country today confronts, which is with regard to the territorial sovereignty and integrity of this country. I think there is nothing which is more important, which should concern 140 crore people, who are citizens of this country. मनीष जी एक सवाल और है। अधीर रंजन चौधरी ने खड़गे जी को खत लिखा है, उन्होंने बाइट भी दी है कि अभिषेक मनु सिंघवी ममता सरकार की ओर से जो केस लड़ रहे हैं उससे कांग्रेस पार्टी के नेताओं का मनोबल टूटता है, कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है। ऐसा ही एक ट्वीट अजय माकन ने भी किया था कि कांग्रेस के बड़े वकील नेता जो हैं वो जब केजरीवाल सरकार की तरफ से केस लड़ते हैं तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है। इस पर पार्टी की क्या आधिकारिक लाइन है? देखिए, अगर पार्टी के जो लोकसभा में नेता हैं श्री अधीर रंजन चौधरी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को कोई खत लिखा है, तो बेहतर ये होगा कि उसका जवाब या तो अधीर रंजन चौधरी जी दें, और अगर खड़गे जी उसका कोई जवाब देना चाहेंगे तो ज़रूर हम जो भी प्रतिक्रिया होगी आपके समक्ष रखेंगे। मनीष जी Well, this is, when the last time I briefed, I recall there was a certain discipline and decorum to AICC briefings. I mean, they can't turn into a fish market. So, yeah. Manish ji, you just gave a statement about Mr. Jairam Ramesh's remarks on the Gita Press issue. So do you agree or disagree with his remarks, and whether do we consider those as the remarks of the Congress party? I think both my English and Hindi possibly is neither articulate nor coherent. So I will try and repeat it once again. I have nothing to add or subtract to what Mr. Jairam Ramesh has said. Sir, Mani, That's sir, the end of it. Sir, we are left with.
प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्री ने कहा था कि अब जो विवाद है वो लैंड ग्रैब का नहीं है, फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट का है। बार बार जब चीन को लेकर इस परिप्रेक्ष्य में उनसे सवाल पूछे गए थे तो उन्होंने कहा था कि ये फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट का इशू है, इसको लैंड ग्रैब के इशू के तौर पर आप बार बार ना कहें। It's interesting that you bring up that press conference because one of your colleagues had in fact tweeted after that press conference that the maximum number of questions which are directed to the foreign minister were on China. So obviously, you know, China is not something which only concerns us in the opposition. It concerns all of you in the media also equally, and that's very, very heartening to note. The question is very clear. The question is whether those areas where disengagement has taken place, the buffer zones which have been conceded, are they in our perception of the line of actual control? The question is that what the SSP of Leh and Ladakh articulated in writing, have we lost access to 26 out of the 65 patrolling points? The question is that in the military-to-military talks which are taking place, is the PLA or the Chinese demanding a 15 to 20 kilometer buffer zone in our perception of the line of actual control in Depsang? I think those are the questions. So therefore, to try and obfuscate that and say that this is not about land grab, but this is about forward deployment, I think they are very germane questions with regard to the territorial integrity and sovereignty of India, which unfortunately this government has been trying to obfuscate for the past 36 months. How do you see the recent killings and attacks of the Khalistani leaders in Canada? Recently, yesterday, one Khalistani leader named Hardeep Singh Nijjar was shot dead in Surrey, and also earlier in May and in June last year as well, there were several of those who were killed overseas and shot dead. How do you see these killings in the recent? Well, it falls to the domain and jurisdiction of the respective police forces in those countries to deal with it. We have nothing to say to that. It's a law and order issue which concerns the police forces of those countries. मनीष जी, मेरा सवाल विपक्षी दलों की बैठक को लेकर है। बिहार के पटना में बैठक होने वाली है और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष का एक ट्वीट आया है। उन्होंने राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई देने के साथ साथ उनको भावी प्रधानमंत्री उसमें कहा है। तो क्या माना जाए कि विपक्षी दलों की बैठक से पहले ममता बनर्जी का अलग बयान आ रहा है कि सीपीएम के साथ अगर कांग्रेस जाती है तो समझौता संभव नहीं है। इधर अरविंद केजरीवाल का अलग बयान राजस्थान में आता है, कांग्रेस पार्टी अलग बयान दे रही है, तो इसमें विपक्षी एकता कैसे बन पाएगी? ऐसे 23 जून को बैठक होगी, लोग इकट्ठे बैठेंगे, बातचीत करेंगे, विकल्प निकलेगा और विकल्प इस देश के सामने आ जाएगा। धन्यवाद बहुत। मनीष जी,